हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं ट्रिटाइज ऑन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं केस टेकिंग के बारे में। और केस टेकिंग में हमने पढ़ा था कि केस टेकिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट, इंडोलेंट पेशेंट। उसके अलावा 2 कंडीशन पढ़ी थी, जनरल डायरेक्शन जिसमें हम पेशेंट अगर डायरेक्टली हमारे पास आता है या पेशेंट किसी से दूसरे फिजिशियन से होकर हमारे पास आता है, तो ये सब हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्शंस ऑफ हैनीमैन रिगार्डिंग द केस टेकिंग ऑफ एपिडेमिक एंड स्पोरेडिक डिसीजेस। हैनीमैन गिव्स द फॉलोइंग डायरेक्शन इन द केस टेकिंग ऑफ एपिडेमिक एंड स्पोरेडिक डिसीजेस। तो कुछ डायरेक्शंस बताई हैं हैनीमैन सर ने एफोरिज्म नंबर 100 में। अगर आप चाहते हैं एफोरिज्म 100 को पढ़ना तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ा है एफोरिज्म का, उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मतलब अपनी क्वेरी है या फिर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। फर्स्ट पॉइंट है द फिजिशियन मस्ट ऑलवेज रिगार्ड द प्योर पिक्चर ऑफ एवरी प्रिवेलिंग डिसीज। जो फिजिशियन है वो प्रिवेलिंग डिसीज़ की क्या है, प्योर पिक्चर उसे चाहिए हमेशा। एपिडेमिक एंड स्पोरेडिक डिसीज एज इफ इट वर समथिंग न्यू एंड अननोन एंड इन्वेस्टिगेट थोरोली फॉर इटसेल्फ। मतलब है क्या कि हैनीमैन सर बताते हैं कि अगर हम चाहे एपिडेमिक केस का केस टेकिंग कर रहे हों या स्पोरेडिक केस का कर रहे हों या फिर नॉर्मल केस का कर रहे हों, हमें हमेशा प्योर पिक्चर तो चाहिए ही उसका। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हर एक केस में एवरी प्रिवेलिंग डिसीज़ में हमें क्या करना है, कुछ नया अननोन इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करनी है और उसे थोरोली यानी कि डीप डाउन अंदर घुस के अच्छे से परख के पूरा ऊपर से नीचे क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। इट इज़ क्वाइट इमटेरियल वेदर और नॉट समथिंग सिमिलर हैज़ एवर अपीयर्ड इन द वर्ल्ड बिफोर अंडर द सेम और एनी अदर नेम। ये काफ़ी इमटेरियल कह रहेगा, वेदर और नॉट समथिंग सिमिलर हैज़ एवर अपीयर्ड इन द वर्ल्ड बिफोर अंडर द सेम और एनी अदर नेम। मतलब इसमें क्या बताया है कि ये तो इमटेरियल हो गया बहुत ज़्यादा, कि हो सकता है कुछ सिमिलर हो, कुछ दूसरे से रिलेटेड हो, मतलब ऐसा तो हो जाता है, ये बताया है। द नोवेलिटी और पेक्यूलरिटी ऑफ अ डिसीज ऑफ दैट काइंड मेक्स नो डिफरेंस ईदर इन द मोड ऑफ एग्जामिनिंग और ऑफ ट्रीटिंग इट। अब क्या है, बहुत सारी डिसीज़ होती हैं जो उनकी पिक्यूलरिटी होती हैं, उनमें क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। उन्हें एग्जामाइन करने का तरीका सेम होता है या ट्रीट करने का तरीका सेम होता है। मतलब इसमें बोला गया है कि हमें हो सकता है कि ऐसा हो कि कोई बीमारी में कोई डिफरेंस ना हो, सिमिलैरिटी हो। ये तो इमटेरियल होगा कि अगर हम मतलब ऐसे ढूंढेंगे कि उस भी सिमिलर नहीं है, पर हो सकता है वो सिमिलर हो या फिर हो सकता है वो डिफरेंट भी हो। तो हमें क्या करना है, हर एपिडेमिक और स्पोरेडिक डिसीज़ को एक नया और अननोन केस समझ के उसे इन्वेस्टिगेट करना है। ही मस्ट नॉट सब्सटीट्यूट कॉन्जेक्चर्स फॉर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। जो वास्तविक ऑब्जर्वेशंस हैं उसके लिए उसे कोई भी कंजेक्चर्स नहीं बनानी है, मतलब उसे कुछ भी अंदाजे नहीं लगाने हैं। ही मस्ट नॉट प्रिज्यूम दैट द केस ऑफ डिसीज बिफोर हिम इज ऑलरेडी होली और पासली नोन बट ऑलवेज केयरफुली एग्जामिनिंग इट इन ऑल इट्स फेजेस। उसे क्या करना है, उसे प्रिजम्पशन नहीं बनाने हैं कि जो केस ऑफ डिसीज़ है उसके आगे वो होली या पार्टली नोन है। मतलब उसे ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये तो मैं जान गया इसके बारे में, या फिर ये तो पूरा जान गया, या फिर ये आधा तो मैं जान ही लिया, ऐसा नहीं सोचना है। या फिर ये तो इतना ही केस है, ऐसा नहीं सोचना। उसे क्या करना है, उसे केयरफुल एग्जामाइन करना है उसको, क्योंकि जो हर एक प्रिवेलिंग डिसीज़ है उसका अपना एक यूनिक फिनोमिना है और वो डिफ़र करती है किससे, प्रीवियस वन से। तो यही बताया, दिस मोड ऑफ प्रोसीजर इज पर्टिकुलरली एप्लीकेबल टू एवरी प्रिवेलिंग डिसीज एज अ केयरफुल एग्जामिनेशन विल शो दैट एवरी प्रिवेलिंग डिसीज is in many respects a phenomena of unique character differing vastly from all previous epidemics to which certain names has been falsely applied। अब यही चीज़ बताइए कि जो ये मोड ऑफ प्रोसीजर है जो हम कर रहे हैं, केस टेकिंग कर रहे हैं, वो पर्टिकुलरली एप्लीकेबल है किसके लिए, हर एक प्रिवेलिंग डिसीज़ के लिए। और हमें उसे केयरफुल एग्जामाइन करना है जिससे हर एक प्रिवेलिंग डिसीज़ क्या करे, अलग अलग एस्पेक्ट्स में अपना यूनिक कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाए और वो हर एक जो एपिडेमिक्स होंगी वो क्या होंगी, प्रीवियस वन से डिफ़र होंगी। ये सब ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज एपिडेमिक्स रिजल्ट
resulting from a contagious principle that always remains the same such as smallpox, measles etc. अब इसमें ये भी बताया कि कुछ एपिडेमिक्स ऐसी होती हैं जो जिनका ओरिजिन ही सिमिलर है, जिनका कंटेजियस प्रिंसिपल सिमिलर है, तो वो सेम होंगी, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया. हाउ टू ऑब्टेन द कंप्लीट पिक्चर ऑफ एपिडेमिक डिसीज. अब एपिडेमिक डिसीज का हमें कंप्लीट पिक्चर कैसे जानना है. इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय अ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सेवरल केसेज ऑफ एवरी सच कलेक्टिव डिसीज बाय विच ही कैन बिकम कन्वर्जेंट विद द टोटलिटी ऑफ इट्स साइन एंड सिम्टम्स. ये केवल पॉसिबल होगा किससे, क्लोज ऑब्जर्वेशन से. अगर हमें एपिडेमिक डिसीज़ का कंप्लीट पिक्चर चाहिए तो हमें उसे क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत सारे केसेस को, और उन सब के जो कलेक्टिव डिसीजेज़ हैं, ऐसी वाली एपिडेमिक डिसीजेज, उनसे हमें क्या करना है, उनसे बाय विच ही कैन बिकम कन्वर्जेंट विद द टोटल, जिससे हम टोटलिटी ऑफ साइन और सिम्टम्स निकाल पाएँ. इसीलिए हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना है, मतलब क्लोज ऑब्जर्व करना है ऐसे सिमिलर केसेस को, जिससे हम होम्योपैथिक रेमेडी उनके लिए, एपिडेमिक के लिए सेलेक्ट कर पाएँ. मतलब जब तक हमें मेडिसिन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तब तक हमें हर इंडिविजुअल केस को अच्छे से थोरोली स्टडी करना है. The carefully observing physician can, however, from the examination of even the first and second patient, often sketch a characteristic portrait of the disease, which lead to the selection of a suitable homeopathic remedy. तो इसमें क्या बताया, जब हम एक केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन जो अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ इवन द फर्स्ट एंड सेकंड पेशेंट, वो फर्स्ट और सेकंड पेशेंट के एग्जामिनेशन से भी क्या कर सकता है, कैरेक्टरिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करता है डिसीज़ का, कर सकता है, जिससे वो एक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट कर सकता है. हो सकता है उसे 4-5 केसेस लग जाएं, लेकिन अगर वो केयरफुल ऑब्जर्वर है तो वो फर्स्ट या सेकेंड केस में भी वो एपिडेमिक मेडिसिन निकाल सकता है एपिडेमिक डिसीज़ के लिए. हाउ टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर एन एपिडेमिक डिसीजेज. तो जो एपिडेमिक डिसीजेज हैं उनके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन कैसे फाइंड करनी है, ये बताया एफोरिज्म नंबर 102 में, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. आफ्टर राइटिंग डाउन द सिम्टम्स ऑफ सेवरल केसेज ऑफ एन एपिडेमिक डिसीज, मोर सिग्निफिकेंट, मोर कैरेक्टरिस्टिक एंड मोर ऑफ द पिक्यूलरिटीज ऑफ द कलेक्टिव डिसीज इज ऑब्टेन्ड. मतलब जब हम सारे सिम्टम्स लिख लें, एपिडेमिक्स डिसीज़ के हमने बहुत सारे केसेस स्टडी किए, उनके सारे सिम्टम्स नोट कर लिए, तो उनमें से जो मोर सिग्निफिकेंट हैं, मतलब जिनका ज़्यादा वजूद है, मतलब जो बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर हैं, उनको हम कलेक्ट करें और उससे क्या करें, उससे हम जो डिसीज़ है उसका स्केच ड्रॉ करें जो कि बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो. मतलब क्या करना है, केस टेकिंग करनी है बहुत सारे सेवरल पेशेंट्स की और पॉइंट्स नोट करके हमें एक कंप्लीट पिक्चर देनी है. On the one hand, the general symptoms, that is loss of appetite, sleeplessness, etc., become precisely defined as to their peculiarities. और होता क्या है, दूसरी तरफ जो जनरल सिम्टम्स होते हैं, जैसे भूख ना लगना या फिर नींद ना आना, तो ये सिम्टम्स क्या है, ये बहुत अच्छे से उनकी पिक्यूलरिटीज़ डिफाइन करती हैं. ऑन द अदर हैंड, द मोस्ट मार्क्ड एंड स्पेसिफिक सिम्टम्स विच आर पिक्यूलर टू फ्यू डिसीज and of rare occurrence at least in the same combination become prominent and constitute the characteristic of the malady. और क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स, दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कुछ डिसीज़ में पेक्यूलियर होते हैं, कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ में स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, उनकी अकरेंस बहुत कम होती है और वो ऐसे कॉम्बिनेशन में कम देखने को मिलते हैं, तो वो भी यहाँ पर क्या होंगे, प्रोमिनेंट होंगे और वो भी क्या करेंगे, मेलेडी, मतलब जो भी बीमारी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को constitute करेंगे. All the patients who are suffering from an epidemic disease at a given time have certainly contracted it from one and the same source and hence suffering from the same disease. और क्या है, जो पेशेंट हैं, जितने भी पेशेंट हैं जो एपिडेमिक डिसीज से सफ़र कर रहे हैं एक गिवन टाइम इंटरवल पे, उन्हें हैव सर्टनली कॉन्ट्रैक्टेड इट फ्रॉम वन, मतलब हो सकता है कि उनको ये सेम सोर्स से, एक ही सोर्स से, या फिर हो सकता है सेम सोर्स से आई हो, तो जो सफरिंग होगी डिसीज़ की वो भी कैसी होगी, सेम होगी. मतलब सेम सोर्स सेम सफरिंग, ये कहना चाह रहा है. द होल एक्सटेंट ऑफ सच एन एपिडेमिक डिसीज एंड द टोटलिटी ऑफ इट्स सिम्टम विच इज एसेंशियल फॉर सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी कांट बी लर्न फ्रॉम अ सिंगल पेशेंट but is only to be perfectly ascertained from the sufferings of several patients of different constitution. अब इसमें ये बताया कि जो अगर कोई एपिडेमिक डिसीज़ है
द होल एक्सटेंट, उसकी पूरी हद हमें जाननी है कि कहाँ किस हद तक वो डिस्ट्रक्शन कर सकती है, कहाँ से वो शुरू होगी, उसके बारे में सब कुछ जानना है। और उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हमें जानने हैं, जिसके बेसिस पे हम मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट करेंगे। वो एक पेशेंट से तो हम नहीं जान सकते, एक पेशेंट से हम वो नहीं लर्न कर सकते। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे सेवरल पेशेंट्स को, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पेशेंट को स्टडी करना पड़ेगा। द फिजिशियन आफ्टर प्रोसीडिंग इन द एबव मैनर कैन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द अरे ऑफ सिम्टम्स बाई कंप्लीट सर्वे ऑफ द मॉर्बिड पिक्चर। अब फिजिशियन क्या करेगा, ऊपर जो भी तरीका बताया उसमें प्रोसीड करेगा, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स कलेक्ट करेगा अलग अलग पेशेंट से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट करेगा और क्या करेगा, जो भी मॉर्बिड पिक्चर है उसकी सर्वे करेगा, मतलब सिलेक्शन करेगा मेडिसिन का किस पे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे, मतलब जो भी मॉर्बिड सिम्टम्स आए उसके बेसिस पे। The physician who has already in the first case been able to choose a remedy approximately to the homeopathic specific will from the subsequent cases be enabled either to verify the suitableness of the medicine chosen or to discover the most appropriate homeopathic remedy। मतलब क्या बताया है कि वो द फिजिशियन जो जिसने फर्स्ट केस में क्या किया, रेमेडी चूज कर ली, तो वो क्या है, होम्योपैथिक स्पेसिफिक है, और वो क्या करेगा, और जो भी सब्सिक्वेंट केसेस आ रहे हैं उनमें वो वेरीफाई करेगा कि जो मेडिसिन उसने चूज़ करी है वो उन केसेस में सुटेबल है या नहीं, और डिस्कवर करेगा क्या, मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी को डिस्कवर करेगा। मतलब यहाँ पर वो क्या करेगा, सब्सिक्वेंट सिलेक्शन करेगा और मतलब एक मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी निकालेगा, जिसे हम जीनस एपिडेमिकस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ एंड वाई सोरा मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। सोरा क्यों खोजना है हमें। सोरा इज द ओनली रियल फंडामेंटल कॉज एंड द प्रोड्यूसर ऑफ इन्यूमरेबल फॉर्म ऑफ डिसीज। सोरा क्या है, रियल फंडामेंटल कॉज है, या फिर हम कह सकते हैं सारे मियाज्म की जो मदर है वो सोरा है। तो वही क्या कर रहा है, वो बहुत सारी डिसीजेस को जन्म दे रहा है। फॉर मैनी thousands of years it has disfigured and tortured mankind and has become the mother of thousands of various acute and chronic disease। वही बहुत सारी जो chronic diseases हैं, acute diseases हैं, उनका मदर है सोरा, और इसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, मानवता को बहुत सताया है, बहुत सारी बीमारियाँ दी हैं। इट इज़ मोस्ट हाइड्रा हेडेड ऑफ ऑल क्रोनिक मियाजमेटिक डिसीज। जितनी भी क्रोनिक मियाजमेटिक डिसीजेस हैं उनका ये हाइड्रा हेडेड है, मतलब उनका भी, उनमें भी ये सबसे मेन फैक्टर कह सकते हैं हम। सो इन ऑर्डर टू डिस्कवर द रेमेडी फॉर क्रोनिक मियाजमेटिक डिसीजेज स्पेशली फॉर द सोरा वी हैव टू बी well acquainted with the nature, sign and symptoms, its development, its characteristic by investigating the very many single patients suffering from such a disease। तो अब ऐसी डिसीज़ को अगर हमें ट्रीट करना है, क्रोनिक मियाजमेटिक डिसीज़ के लिए अगर हमें रेमेडी डिस्कवर करनी है, तो हमें सोरा को अच्छे से समझना पड़ेगा। उसी के साथ साथ नेचर क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, कैसे डेवलप हुआ, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, और सिंगल पेशेंट्स की सफरिंग से हमें देखना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे या सिंगल पेशेंट या बहुत सारे पेशेंट सबकी सफरिंग को नोट करके सबको देखना पड़ेगा। हैंस हैनीमैन हैज़ राइटली सेड सोरा मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। इसीलिए हैनीमैन सर ने कहा है सोरा की खोज तो की ही जानी चाहिए। रिगार्डिंग द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोरा हैनीमैन एडवाइज द फॉलोइंग। अब उन्होंने क्या क्या एडवाइस किया है कि जब आप सोरा खोज रहे हैं तो आपको क्या करना है। जस्ट लाइक द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग acute epidemic disease, the miasmatic chronic maladies which always remain the same in their essential nature, especially the sora must be investigated। जैसे क्या है, जो acute epidemic disease को जैसे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वैसे ही क्या करना है, जो मियाजमेटिक क्रोनिक मेलोडीज़ हैं उनको भी उसी तरीके से उनका नेचर पहचानना है, और उसके लिए स्पेशली सोरा को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। द फिजिशियन हैज़ टू नोट द होल स्पेयर ऑफ सिम्टम्स इन अ मच मोर माइन्यूट मैनर। फिजिशियन को क्या करना है, जो भी सिम्टम्स हैं डिसीज़ के उनको सबको नोट करना है और बहुत बारीकी से नोट करना है। इन दिस केसेस वन पेशेंट प्रेजेंट ओनली अ पोर्शन ऑफ देयर सिम्टम्स, अ सेकेंड, अ थर्ड एंड सो ऑन प्रेजेंट सम अदर सिम्टम्स विच कॉन्स्टिट्यूट अ पोर्शन ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बिलोंगिंग टू द एंटायर क्रोनिक डिसीज। अब ऐसे केसेस में क्या है, एक पेशेंट ने सिर्फ एक पोर्शन बताया सिम्टम्स का, दूसरे ने दूसरा पोर्शन बताया, तीसरे ने तीसरा। अब हमें क्या करना, उन सब पोर्शन को कॉन्स्टिट्यूट करके टोटलिटी बनानी है, जो कि किसकी होगी, पूरी क्रोनिक डिसीज की टोटलिटी होगी। सो द होल अरे ऑफ सिम्टम्स बिलोंगिंग to such a miasmatic chronic disease and especially to the SORA can only be ascertained from the observation of very many single patients affected with the
विद सच अ क्रोनिक डिसीज। तो ऐसा हम कब कर पाएंगे, जब हम ऐसे एक जो क्रोनिक डिसीज जो अफेक्ट कर रही है बहुत सारे लोगों को, उनको अलग अलग स्टडी करेंगे। विदाउट अ कंप्लीट सर्वे एंड कलेक्टिव पिक्चर ऑफ दीज सिम्टम्स द मेडिसिन कैपेबल ऑफ क्योरिंग द होल मेलेडी होम्योपैथिकली कांट बी डिस्कवर्ड। अगर हम कंप्लीट सर्वे नहीं करते हैं या कलेक्टिव पिक्चर नहीं बनाते हैं इन सिम्टम्स की, या फिर जो मेडिसिन है उसको नहीं निकाल पाते हैं, मतलब अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हम उसे उस मेलेडी को होम्योपैथिकली डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, तो उसे क्योर भी नहीं कर पाएंगे। दीज मेडिसिन आर एट द सेम टाइम द ट्रू रेमेडीज ऑफ द सेवरल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सच क्रोनिक अफेक्शन। और कई बार होता क्या है, अगर ये क्रोनिक अफेक्शन से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं तो उन कई सारे लोगों के लिए वो मेडिसिन ट्रू रेमेडी की तरह काम करती है उसी वक्त पे। मतलब एक एक इंडिविजुअलाइजेशन करके अगर हमने कोई मेडिसिन निकाली है मतलब एक कॉमन क्रोनिक डिसीज़ के लिए, तो वो उनके लिए काम करती है। आगे देखते हैं। द ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन आफ्टर केस टेकिंग। केस टेकिंग कर लिया अब हमने, अब फिजिशियन को आगे क्या करना है, उसका अब क्या कर्तव्य है। When the case taking is complete, the most difficult task of the physician is accomplished. केस टेकिंग क्या है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ये एफोरिज्म नंबर 104 में बताया है। तो अगर केस टेकिंग पूरी हो गई तो आधा काम तो निपट गया। अब क्या करना है, अगला काम क्या है। He will consider the case taking reports to the frame of picture of the disease, especially it be a chronic one. अब उसे क्या करना है, जो केस टेकिंग की जो रिपोर्ट्स उसने तैयार की हैं उसे क्या करना है, उसे डिसीज़ का पिक्चर फ्रेम करना है। अगर क्रोनिक डिसीज़ है तो उसे खासकर ये करना ही पड़ेगा। ही विल कंसिडर इट एज अ गाइड इन हिज ट्रीटमेंट। अब उसे ये एक गाइड की तरह यूज़ करेगा। ही विल इन्वेस्टिगेट इट इन ऑल इट्स पार्ट, और उसे हर एक जगह पर जहाँ भी उसे कमी लगेगी वहाँ वो इन्वेस्टिगेट करेगा। ही विल पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं उन्हें पिक करेगा। ही विल ट्राई टू फाइंड आउट अ वेरी सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सिम्टम्स ऑफ ऑल द मेडिसिन्स हुज प्योर इफेक्ट्स हैव बीन एसर्टेन। अब क्या करना है, उसे हज़ारों सिम्टम्स मिले, उनमें हज़ारों दवाइयाँ हैं, हज़ारों में से उसे बहुत ज़्यादा जो पिक्यूलियर हैं, जो वेरी सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, उनको पिक करना है। द ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन व्हेन द पेशेंट कम सेकेंड टाइम। अगर पेशेंट दूसरी बार आ रहा है तो फिजिशियन को क्या करना है, जब व्हेन द पेशेंट कम्स टू द फिजिशियन इन द सेकेंड टाइम, जब वो दूसरी बार आ रहा है, द फिजिशियन हैज़ टू एसर्टेन व्हाट हैज़ बीन द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। तो उसे देखना है कि जो उसने दवाई दी थी उसका क्या प्रभाव है, एंड व्हाट चेंजेस हैज़ बीन टेकन प्लेस इन पेशेंट स्टेट, और पेशेंट की स्टेट में क्या सुधार आए हैं, क्या बदलाव आए हैं। अ फ्रेश एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट शुड बी डन। फिर से फ्रेश एग्जामिनेशन करना होगा उसे पेशेंट का। द सिम्टम्स दैट हैव बिकम एमेलियोरेटेड शुड बी स्ट्राइक आउट ऑफ द सिम्टम्स नोटेड डाउन एट द फर्स्ट विजिट। फिर उसे क्या करना है, जिन सिम्टम्स में आराम मिला है उन्हें उन सिम्टम्स को स्ट्राइक करना है, उनको अलग करना है, और क्या करना है, फर्स्ट विजिट में उन्हें नोट करना है कि अच्छा ये सिम्टम्स में एमेलियोरेशन हुआ है, आराम मिला है। ही विल मार्क व्हाट स्टिल रिमेन। उसे उन सिम्टम्स को मार्क करना है जो अभी तक रह गए हैं। ही विल ऐड एनी न्यू सिम्टम्स दैट मे हैव सुपरवीन। अगर कोई नया सिम्टम्स निकल कर आया है तो वो उसे ऐड कर सकता है। What to do when the patient complains of one or more trivial symptoms observed a short time previously। अगर क्या करे, अगर फिजिशियन अगर पेशेंट एक से ज़्यादा ट्राइवियल सिम्टम्स को बताता है, मतलब ऑब्जर्व करता है, ठीक है। द फिजिशियन शुड नॉट रिगार्ड दिस एज फुल्ली डेवलप्ड डिसीज दैट रिक्वायर सीरियस मेडिकल एड। तो उसे क्या करना है, जो शॉर्ट टाइम में जो सिम्टम्स आए हैं एक या एक से ज़्यादा, तो फिजिशियन को उनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। उसे ऐसा नहीं समझना है कि ये पूरी तरह से बीमारी डेवलप हो गई है या फिर सीरियस मेडिकल एड है, उसे ऐसा कंसिडर नहीं करना है। ही विल नॉट टेक अप द केस एज पर रूल्स ऑफ केस टेकिंग। उसे केस टेकिंग के हिसाब से केस टेकिंग के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से केस टेकिंग नहीं करनी है। ही विल ओनली एडवाइज स्लाइट ऑल्ट्रेशन इन द डाइट एंड रेजिमेन। तो उसे सिर्फ डाइट में और रेजिमेन में कुछ बदलाव लिखने हैं, लाइफस्टाइल और डाइट में उसे कुछ बदलाव देने हैं। अ स्लाइट अल्ट्रेशन इन डाइट एंड रेजिमेन विल यूजुअली सफिस टू डिस्पेल सच एन इंडिस्पोजिशन। अब जो बीमारी है, मतलब जो सिम्टम्स आए हैं उनका डिस्पोजिशन हट जाएगा अगर वो डाइट में या रेजिमेन में थोड़े से चेंजेस लाएगा। हाउ टू टेक अप द केस व्हेन द पेशेंट कंप्लेन ऑफ अ फ्यू वायलेंट सफरिंग। अगर पेशेंट के अंदर कुछ वायलेंट सफरिंग्स आ गई हैं तो कैसे उसका केस टेकिंग करना है। द फिजिशियन विल टेक अप द केस थॉरोली। जैसे बताया है केस टेकिंग के रूल्स में, जैसे बताया 83 से एफोरिज्म 104 तक जैसा बताया उसे वैसे ही थोरोली केस लेना है, इंडिविजुअलाइजेशन करना है। ही शुड इन्वेस्टिगेट सेवरल अदर सिम्टम्स बिसाइड ऑल्दो ऑफ अ स्लाइड करेक्टर। उसे जो वायलेंट सफरिंग है उनके अलावा जो स्लाइड करेक्टर के जो सिम्टम्स हैं उनको भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना है। बाय द टोटलिटी द फिजिशियन विल गेट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज। और फिर उसे क्या करना है, उनका टोटलिटी करनी है, उससे उसे डिसीज़ की कंप्लीट पिक्चर बन जाएगी। आगे देखते हैं।
इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस ऑफ लोकल इन्फेक्शन, अगर लोकल इन्फेक्शन का केस है तो उसे कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस ऑफ लोकल इन्फेक्शन फॉरिज्म नंबर 92 में बताया कैन बी इफेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज। कैसे? द एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ लोकल इन्फेक्शन शुड बी नोटेड। अगर कोई भी लोकल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका जो भी कैरेक्टर है उसे एग्जैक्ट नोट करना है। ऑल द चेंजेस, सफरिंग, सिम्टम्स ऑब्जर्वेबल इन द पेशेंट हेल्थ एंड विच में बी प्रीवियसली नोटेड व्हेन नो मेडिसिन हैज़ बीन यूज्ड शुड ऑल्सो बी कंसिडर। अब क्या करना है कि जो भी चेंजेस आए हैं, सफरिंग आए हैं, जो सिम्टम्स आए हैं, पेशेंट की हेल्थ में जो भी चेंजेस आए हैं उन सबको नोट करना है, और जो मेडिसिन देने से पहले नहीं थे उनको भी नोट करना है। ऑल ऑफ द एबव आर टेकन इन कंजक्शन टू फॉर्म फिर उससे कंप्लीट पिक्चर बनानी है। नाउ मेडिसिन विच कॉरस्पॉन्ड टू द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स वुड बी सेलेक्टेड अमंग द मेडिसिन हुज पेक्यूलियर पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स आर नोन। अब क्या करना है, एक मेडिसिन देनी है जो कि उनके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के कॉरस्पॉन्ड हो, उससे निकाली गई हो और उन्हें बहुत सारी मेडिसिन के बीच से सेलेक्ट किया गया हो जिसकी पेक्यूलर पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स पता हो हमें। स्पेशल डायरेक्शंस ऑफ हैनीमैन इन टेकिंग अप द क्रोनिक एंड कॉम्प्लिकेटेड केसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सम सप्रेशन। अगर सप्रेशन की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेट केस ओरिजिनेट हुआ है या क्रोनिक केस ओरिजिनेट हुआ है तो उस केस में क्या करना है। तो हैनीमैन सर ने बताया ये फॉरिज्म नंबर 206 से 209 तक क्या है। द फिजिशियन मस्ट इंक्वायर इनटू प्रेजेंट, पास्ट एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इन डिटेल टू ऑब्टेन एनी हिस्ट्री ऑफ सफरिंग सप्रेस्ड ईदर ऑन हिमसेल्फ और ऑन द एंसेस्टर हैविंग सम ब्लड रिलेशन टू द पेशेंट ईदर मैटरनल और पैटर्नल। अब फिजिशियन को क्या करना है, सारा सब कुछ देखना है, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट के रिलेटिव्स की हिस्ट्री, कहीं पर कोई सप्रेस हुई हो ऐसी हिस्ट्री, चाहे वो उस पे हुई हो, सप्रेशन हुआ हो, या उसके किसी भी एंसेस्टर पे, ब्लड रिलेशन पे कहीं भी सफरिंग हुई हो, सिर्फ मैटरनल पैटर्नल साइड की इधर भी, तो उसे सब नोट करना है। द फिजिशियन मस्ट मेक द मोस्ट केयरफुल इन्वेस्टिगेशन एज टू वेदर द पेशेंट हैज़ हैड अ वेनरल इन्फेक्शन और एन इन्फेक्शन विद कॉन्डाइलोमेटस गोनोरिया। अगर इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, वर्नल इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, वनरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, या फिर कॉन्डाइलोमेटस गोनोरिया की हिस्ट्री है मान लो, तो क्या करना है, फिजिशियन को क्या करना है, मोस्ट केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करनी है चाहे केस कैसा भी हो। द फिजिशियन मस्ट ऑल्सो एसर्टेन व्हाट काइंड ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट हैड अप टू the date been adopted for the chronic disease and what active medicine he had chiefly and most frequently used। उसे ये भी देखना है कि उसने कैसा एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, क्या क्या मेडिसिन यूज़ की गई अब तक, मतलब जब वो पेशेंट आया है तो उससे पहले जो भी उसने प्रीवियस एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है वो सब, और क्या क्या मेडिसिन कैसे कैसे यूज़ की गई सब। इट शुड ऑल्सो बी एसर्टेन व्हाट मिनरल बाथ ही हैड एम्प्लॉयड एंड विद व्हाट रिजल्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डेविएशन विच दिस ट्रीटमेंट हैज़ प्रोड्यूस इन द ओरिजिनल डिसीज। अब उसे ये भी देखना है कि उसने कैसे कैसे मिनरल बाथ लिए और उनसे क्या परिणाम आया, क्या डेविएशन आया, क्या मतलब क्या, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, उसे सब देखना है। नेक्स्ट टू दिस द एज ऑफ पेशेंट, हिज मोड ऑफ लिविंग, डाइट, हिज ऑक्यूपेशन, हिज डोमेस्टिक पोजीशन, हिज सोशल पोजीशन एंड सो फोर्थ मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू एसरटेन वेदर दीज थिंग्स हैव टेंडेड टू इंक्रीज हिज मैलेडी और इन हाउ फार दे मे फेवर और हिंडर द ट्रीटमेंट। उसके अलावा पेशेंट की एज, उसका मोड ऑफ लिविंग, क्या खाता है, ऑक्यूपेशन क्या है, डोमेस्टिक पोजीशन क्या है, सोशल पोजीशन क्या है, ये सब भी कंसिडर करना है, क्योंकि इन सब से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि जो उसकी मेलेडी है, जो उसकी दिक्कत है, वो इनसे इंक्रीज तो नहीं हो रही, या फिर इनमें से कुछ ऐसा तो नहीं है जो उसके ट्रीटमेंट में रुकावट ला रहा है, या फिर ट्रीटमेंट को ऐसा कुछ तो नहीं है जो उसके ट्रीटमेंट में फेवर कर रहा है। तो पर्सनल और सर्कमस्टांसेस जो भी हैं पेशेंट के, वो सब कुछ नोट करने हैं। इन अ like manner the state of his disposition and the mind must be attended to learn whether the patient has any obstacle to the treatment or requires to be directed, encouraged or modified। अब उसी इसी के साथ साथ उसे उसका मेंटल स्टेट भी देखना है, उसका डिस्पोजिशन देखना है, उसका माइंड देखना है कि मतलब कहाँ है, क्या सीख रहा है, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा उसके ट्रीटमेंट में उसकी मेंटल स्टेट की वजह से, या फिर ऐसा तो नहीं है कुछ जो उसको इनकरेज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है उसकी जो भी डिसीज़ है उसको। आफ्टर दिस इज डन द फिजिशियन शुड एंडेवर इन रिपीटेड कॉन्वर्जेशन विद द पेशेंट टू ट्रेस द पिक्चर ऑफ हिज डिसीज एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल, ट्राई टू फाइंड आउट द मोर स्ट्राइकिंग एंड पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। इसी के साथ साथ जब ये सब कुछ हो जाए तो फिजिशियन को क्या करना है, उससे लगातार बातें करनी है, उसकी पिक्चर को ट्रेस करना है कम्प्लीटली, और पॉसिबल मतलब ये कोशिश करनी है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उन हज़ारों सिम्टम्स में से जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जो मोस्ट स्ट्राइकिंग पेक्यूलियर सिम्टम्स है, उनको ट्रेस कर पाए।
आगे बताया हाउ विल यू बिहेव अ मेंटल केस व्हेन यू विल टेक अप द केस अगर मेंटल केस ले रहे हैं तब क्या करना है। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर 228 और 226 में ये बताया है। 2 फ्यूरियस मेनिया, अगर बहुत ज़्यादा मेनिया है, फ्यूरियस स्टेट है, वी मस्ट अपोज काम इंटरप्रेटेटी एंड कूल फर्म रिजोल्यूशन। तो हमें क्या करना है, वी मस्ट अपोज काम, मतलब जो कूल फर्म रिजोल्यूशन है ये काम इंटरप्रेटेटी को रखना है। टू डाउटफुल क्वेरलसम लेमेंटेशन अ म्यूट डिस्प्ले ऑफ कमिजरेशन इन लुक्स एंड जेस्चर्स। तो हमें अगर डाउटफुल क्वेरलसम लेमेंटेशन है उस केस में हमें क्या करना है, शांत रहना है और लुक्स और जेस्चर्स को नोट करना है। टू सेंसलेस चैटरिंग, अगर सेंसलेस चैटरिंग कर रहा है तो हमें अ साइलेंस नॉट होली इनअटेंटिव, हमें साइलेंस रहना है, इन पूरी तरह से अटेंटिव नहीं रहना। टू डिस्गस्टिंग एंड एब्डोमिनेबल कंडक्ट एंड टू कॉन्वर्जेशन ऑफ अ सिमिलर कैरेक्टर, ऐसा अगर है तो हमें टोटल इन अटेंशन देनी है, मतलब हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर वो मतलब जो भी डिस्गस्टिंग या फिर एब्डोमिनेबल कंडक्ट है, ऐसा कंडक्ट है जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है उससे, तो हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। द डिस्ट्रक्शन एंड इंजरी ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट शुड बी प्रिवेंटेड बाय सिंपली प्लेसिंग दैम आउट ऑफ रीच। जो आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसे जिसके इंजरी हो सकती है या कोई भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उन्हें उसके रीच से बाहर रखना है पेशेंट के, विदाउट रिप्रोजेक्टिंग द पेशेंट फॉर हिज कंडक्ट। और मतलब ऐसे इतनी उसके आउट ऑफ रीच रखना है कि वो उस पर पहुँच ना पाए उन तक। एवरीथिंग मस्ट बी अरेंज इन सच अ वे दैट द नेसेसिटी फॉर एनी कॉर्पोरियल पनिशमेंट और टॉर्चर वॉट एवर मे बी अवॉइडेड। और कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम उसे टॉर्चर करें या पनिशमेंट दें, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्स ईगर एक्सप्लेनेशन रूट करेक्शंस एंड इन्वेक्टिव्स एज ऑल्सो वीक टिमरस ईल्डिंग आर क्वाइट आउट ऑफ प्लेस विद सच पेशेंट। ऐसे पेशेंट के साथ हमें ऐसे कॉन्ट्राडिक्टिव बातें नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ईगर एक्सप्लेनेशंस नहीं करने हैं, रूड नहीं होना है, वीक नहीं पढ़ना है, मतलब फालतू की चीज़ों में नहीं देना, हमें उसे पोलाइटली हैंडल करना है। द फिजिशियन एंड कीपर मस्ट ऑलवेज प्रिटेंड टू बिलीव दैम टू बी पजेस्ड ऑफ अ रीजन। उनको विश्वास दिलाना है। और जो फिजिशियन है या फिर जो कीपर है, मतलब जो उनका रख रखाव कर रहा है, देखभाल कर रहा है, उसे क्या करना है, उसे प्रिटेंड करना है कि वो जो भी कह रहे हैं वो उन पर विश्वास करता है। ऑल काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस ऑन देयर सेंसेस एंड डिस्पोजिशन शुड इफ पॉसिबल बी रिमूव्ड। मतलब जो भी डिस्टर्बेंस आ रहा है बाहर से उनके सेंसेस पे या उनके डिस्पोजिशन पे, वो सब हटाना है हमें। There are no amusement for this clouded spirit, no salutary distraction, no means of instructions, no soothing effects from conversations, books or other thing for the soul that pines or frets in the chain of diseased body, no invigoration फॉर इट बट द केयर। सिर्फ केयर देनी है, कोई अम्यूज़मेंट प्रोवाइड नहीं करना है, कोई सेल्यूटरी डिस्ट्रैक्शंस नहीं देने हैं उनको, किसी तरह के इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करने हैं, ना ही कोई सूथिंग इफेक्ट देना है, बुक नहीं देना है, कोई और चीज़ ऐसी नहीं देनी है जिनके खेल सकें वो, या ऐसे ऐसे चीज़ों पे नहीं पढ़ना है। डिसीज़ बॉडी को कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट कर सकें, उसे अफेक्ट कर सकें, ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी है, सिर्फ क्या देना है, केयर प्रोवाइड करनी है। इन शॉर्ट, रीजनिंग विद अ मेंटल पेशेंट बाय वे ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, रूट करेक्शन, इन्वेक्टिव्स एज वेल एज ऑल्सो वीक सबमिशन आर टू बी अवॉइडेड। मतलब ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। क्या क्या? कॉन्ट्रडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, रूट करेक्शन, मतलब ऐसा नहीं ऐसा है, तो ये सब नहीं बताना है ऐसे। अवॉइडेड एज इज रीजनिंग पावर इट सेल्फ इज ऑलरेडी क्लाउडेड, क्योंकि वो तो पहले ही ना समझ है, फ्यूरियस है, मेनिया में है, मेंटली जहनी मरीज है, तो उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। अगर अफेक्ट हो गया है तो वो पहले से ही उसका माइंड जो रीजनिंग पावर है वो क्लाउडेड है, तो हम उसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्ट्रिक्टली हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते। यर द फिजिशियन एंड द अटेंडेंट मस्ट एक्ट इफ़ द पेशेंट इज़ अ रीजनेबल पर्सन, बल्कि हमें ये उसे एक्ट करना होगा कि नहीं, उसकी रीजनिंग पावर बिल्कुल ठीक है, वो एकदम ठीक है। द पेशेंट शुड नॉट बी रिप्रोच्ड और विटुपरेटेड, मतलब उसको रिप्रोच नहीं करना है, विटुपरेट नहीं करना है। ऑल एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस आर टू बी रिमूव्ड, जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं, जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं, उन सबको हटाना है। एज द साउल केस्ड इन द डिसीज बॉडी कांट रिसीव एनीथिंग, क्योंकि जो डिसीज बॉडी के अंदर जो सोल है, वो जो बंद है, वो कुछ भी रिसीव नहीं कर सकती। सिर्फ क्या रिसीव कर सकती है? सिर्फ वो केयर रिसीव कर सकती है। तो मतलब कुछ भी
हमें उससे झगड़े, हंसी मजाक ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। तो ये था हमारा केस टेकिंग। आई होप आपको समझ आया होगा केस टेकिंग क्या है, और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है केस टेकिंग, 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो आप, आई होप अब इतने सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं तो आप लिख पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।